अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठ शुद्ध अष्टमी दिनांक 27 मे 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 व्यायाम शंखं चक्रं जलौकान् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्तश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 लाघवं कर्म सामर्थ्यम धैर्यं दुख सहिष्णुता दोषक्षयोति अग्निवृद्धिश्च व्यायाम अदुपजाय। तो दोषक्षय भी व्यायाम से होता है। ये कफ दोष का क्षय प्राधान्य से इस प्रकार का है। श्रम क्लम क्षय तृष्णा रक्त व्यायाम से वायु तो बढ़ता है, पित्त भी कुछ हद तक बढ़ता होगा, उष्णता बढ़ती है तो अग्नि बढ़ जाता है, ये भी एक इसमें अहम मुद्दा है। और फिर अग्नि साम दोष का, चाहे साम वायु हो साम पित्त हो, इनका पचन करने में सक्षम होता है, इसलिए बाद में वात या पित्त का भी क्षय हो सकता है सामावस्था का इस पर्टिकुलरली। लेकिन कफ का तो दोष निराम का भी होता है इस प्रकार। श्रम क्लम क्षय तृष्णा रक्त पित्तम प्रतामक अतिव्यायाम तक कासो ज्वर छर्दिश्च जाए। तो श्रम क्लम क्षय तृष्णा रक्त पित्त प्रतामक और कास ज्वर छर्दी ये सब अति व्यायाम से होते हैं। तो व्यायाम अधिक कब हुआ ये समझना चाहिए। स्वेदागमः श्वासवृद्धिर्गात्राणां लाघवं तथा हृदयाद्युपरोधश्च इति व्यायामलक्षणम्। तो पसीना आना, खासकर पे ललाट और कक्षा संधि में पसीना आना, इस प्रकार से श्वास वृद्धि, शरीर में लाघव और हृदयादि उपरोध, ये वास्तविक में प्राकृत स्थिति में होगा या नहीं होगा, ये अलग इस प्रकार से थोड़ा सोचना चाहिए। अति व्यायाम में हृदयादि उपरोध हो सकता है। तो ये व्यायाम का लक्षण इस प्रकार का बताया गया है। दोषक्षय प्रश्लक्ष्मक्षय अभिप्रेतः यदि वह अग्निकर्तृत्व तो दोषक्षय, जैसे मैंने बताया वो उक्तम ही शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितम तस्माद अग्निम सदा रक्षित निदानानि च वर्जयते। गुल्म चिकित्सा में आया है वास्तव में सूत्र। लेकिन भापो नानल का ये फेवरेट सूत्र इस प्रकार का था।
और जब मैंने उनके सामने इस सूत्र को बताया तो बड़े प्रसन्न हुए कि ये सूत्र तुम्हें याद है इस प्रकार से। तो अग्नि के ऊपर सभी बातें निर्भर है, और अग्नि वृद्धि अगर इससे होती है तो जरूर व्यायाम का फल त्रिदोष शमन इस प्रकार का भी होगा इस प्रकार। क्लमयित इत- इह इंद्रिय ग्लानि क्षय धातु क्षय। श्रम जो है वो शारीरिक है और क्लम इंद्रिय ग्लानि है। व्यायाम हास्य भाष्याद ग्राम्य धर्म प्रजागरा नोचितानपि सेवेत बुद्धिमान मात्र शम प्रकोपो दोषाणां देहिनाम् अग्निसंश्रितौ। तस्माद् अग्निं सदा रक्षेत् मगाशी तरी नव्हती आलो। सदा रक्षेत निदानानि च वर्जयेत, ये गुल्म चिकित्सा में आया है। तो व्यायाम हास्य भाष्य अध्व ग्राम्य धर्म और प्रजागर, ये सभी जो है अगर उचित यानी कि साथ में इस प्रकार के, तो भी अति मात्रा में उनका सेवन नहीं करें। तो इसमें व्यायाम प्रधान है, लेकिन हास्य भाष्य अध्व ये भी सभी उचित मात्रा से ज्यादा सेवन नहीं करने हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको टाले। खास करके मैंने हितरुचि विजय महाराज साहब के बारे में जो देखा था, कि उन्होंने 150 दिन लगातार आयम बिल का व्रत किया, तो एक ही दफा रूखा खाना खाना इस प्रकार से, और फिर 20-22 किलोमीटर चलना इस प्रकार से बिहार, और फिर बाद में प्रवचन देना। तो ये सभी कारण उनके शोष का हेतु बन गए इस प्रकार। और बाद में जब मेरी चिकित्सा शुरू थी, तो ये भाष्य को मैं बार बार बता रहा था कि आप अति भाष्य कर रहे हैं, आप मत करें इस प्रकार से। लेकिन उनकी जो अंतःकरण चिकित्सा, शायद जरकुल में चिकित्सा ही है या बागभट में होगा, पक्का याद नहीं। तो वो माने नहीं, और जब भी कोई व्यक्ति मिलने के आने लिए आते तो बहुत जी भर के उनसे बातें करते थे, ये करना है वो करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ये शारीरिक अशक्तता ही उनकी मौत का कारण हो गई, क्योंकि उनका वजन 23-24 किलो तक नीचे आ गया था। जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू की तो वो 32 किलो थे। और 10 ग्राम चावल और 15 ग्राम चावल और 10 ग्राम दाल, इतना ही पचा पाते थे। तो बाद में पानी कम करने से उनकी अग्नि बढ़ी, और 1 लीटर बकरी का दूध लेना उन्होंने आरंभ किया, तो वजन बढ़ गया उस समय में। लेकिन आगे ये इस प्रकार की बातें होती रही, खास करके भाष्य इस प्रकार का जो है वो। और उनके लिए मौत का कारण इस प्रकार का हो गया। बहुत चिंता, ये भी एक बड़ा कारण था कि सोचते ही रहते थे इस प्रकार से। तो ये बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। और फिर हमारे एक छात्र की माता भी थी, वो भी इसी प्रकार से, कास उसको था, लंग फाइब्रोसिस इस प्रकार का था। मैंने भी डांटा, उसकी लड़के ने भी डांटा, फिर भी उसका भाष्य कम हुआ ही नहीं इस प्रकार से, बोलना कम हुआ ही नहीं। तो ये भाष्य तो दिखाई देता है, हास्य के बारे में मालूम नहीं है अभी, इतना देखता है। ग्राम्य धर्म के बारे में भी दिखा देता है कि मैथुन इस प्रकार का होते रहना। मेरे पास एक मैलिग्नेंट मेलेनोमा स्टेज 4 की केस थी। उनकी उम्र 60 बरस की थी, और ये कैंसर होने तक उनका हर रोज व्यवहार चलता था। 60वें बरस तक। तो ये भी अति प्रमाण इस प्रकार का है। तो अति मात्रा से उसका सेवन न करे, उचित होने पर भी कि इसका अभ्यास है, तथापि ये नहीं करना है इस तरीके से।
पूर्वमनभ्यस्त व्यायामाति सेवा निषिद्धा। ये दोनों तरीके से दिखते हैं। जो सैन्य दल में हमारे सैनिक है, जब तक वो सैन्य दल में होते हैं तब तक रिगरस व्यायाम होता रहता है, खाना भी अच्छा मिलता है। लेकिन एक बार सर्विस छूट गई, खाना वैसे ही चलता रहा, व्यायाम बंद हो गया। ये बातें काफी लोगों में दिखी देखी जाती है। तो ये भी गलत इस प्रकार का है। तो धीरे धीरे व्यायाम को घटाना है, धीरे धीरे आहार को भी घटाना है। इस प्रकार से आम आदमी की तरफ व्यायाम खाना लेना है, तो फिर मुसीबत नहीं आएगी। नहीं तो इसमें मुसीबत हो सकती है। हाथ से कभी का कि जल्दी डेथ होती है, बहुत एग्जाम्पल है सर। मैं पे यही करेंट हो। How to think long lung fibrosis according to the line of treatment? ये अलग ही मुद्दा है। जहाँ जहाँ फाइब्रोटिक चेंजेस हो रहे हैं, उन सभी के बारे में एक तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये फाइब्रोइडिनोमा है ब्रेस्ट में, फाइब्रॉइड से यूटेरस में, फैटी लीवर इस प्रकार का बताया जाता है, और लाइपोमा, इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमको वातजका करके चिकित्सा करनी पड़ती है, लेकिन जहाँ एनाटॉमिकल चेंजेस हो जाते हैं वहाँ काफी मुश्किल बातें होती है, और ये स्टेरॉइड डिपेंडेंट होते हैं ज्यादातर। तो वो भी एक अलग मामला है। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट है इस प्रकार की लंग फाइब्रोसिस की चिकित्सा करना। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उचित होने पर भी उनको सेवन नहीं करें। एतान एवं विधांश्चान्यान योतिमात्रं निषेवते गजम सिंह इवाकर्षण सहसा स विनश्यति। तो इस प्रकार के अन्य भी भाव जिनका अतिमात्रा में सेवन किया जाता है, वो एक सिंह अगर हाथी हाथी को आकर्षित करता है अचानक इस प्रकार से, तो सहसा से विनश्चित, तो अचानक उसकी मौत इस प्रकार की हो जाती है। नहीं, पूरी हिस्ट्री लेकर ही करना पड़ेगा। इट इज सीन दैट मोस्ट ऑफ WWE wrestlers die in their 50s due to sudden cardiac arrest and such elements. अभी स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा अलगता से ही सोचना पड़ेगा कि ये प्रकार के जो कॉम्पिटिशन्स है उसके लिए अपने क्षमता से भी अधिक इस प्रकार की मेहनत की जाती है। और तारुण्य में, युवावस्था में वो कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे उसको कम करना है और नॉर्मल लाइफ पे आना है। ये बहुत जरूरी है। बीच में सरदेशमुख सर ने सुमो के लिए काम किया था। जापानीज, वो जापान में काफी बार जाते थे। तो सुमोस के हेल्थ इश्यूज काफी है। एक तो यहाँ जबरदस्ती वजन बढ़ाया जाता है और उसके साथ में शक्ति भी बढ़ाई जाती है इस प्रकार से। तो 250 किलो 300 किलो इस प्रकार के सुमो के वेट होते हैं। और फिर एक कार्डियक अरेस्ट वगैरह बाकी इस प्रकार की संभावनाएं होती है। तो एक्चुअली स्पोर्ट्स मेडिसिन में या पोस्ट कॉम्पिटिशन स्वास्थ्य के बारे में जागरण होना जरूरी इस प्रकार का। जब हमें कंपटीशन जीतनी है तो पूरे तरीके से शरीर को, मन को दांव पे लगा देते हैं इस प्रकार से। और फिर उसके दुष्परिणाम आगे होने वाले हैं, उसके बारे में सोचा नहीं जाता, क्योंकि वो तो सिर्फ एलोपैथी की सहायता लेने वाले इस प्रकार के। तो ऐसी अवस्था में उनके स्वास्थ्य के बारे में सजग होना ये आवश्यक होगा। अभी वैसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स
इस विषय पर काफी बहस होनी चाहिए। मैं पूरे समाज का बंटवारा 3 हिस्सों में करता हूँ। एक सो कॉल्ड हेल्दी, कि जिनको कुछ तकलीफ नहीं है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। एक ऐसा ग्रुप जो प्रोन टू डिसीजेस इस प्रकार का है, चाहे आनुवंशिकता हो, चाहे व्यसनाधीनता हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा हो, हेक्टिक लाइफ शेड्यूल हो, और ये भी सभी कैटेगरी कि स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं या कुछ ज्यादा क्षमता से ज्यादा ही काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये प्रोन टू डिसीजेस इस प्रकार के हैं। और तीसरे साक्षात मरीज है किसी भी रोग के। तो तीनों के लिए अलग अलग विचार होना जरूरी है। जो सो कॉल्ड हेल्दी है, उनका स्वास्थ्य कैसे बना रहे और उनको आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में सोचना है। जो प्रोन टू डिसीजेस है, इसमें सेकेंडरी ऑनसेट ऑफ द डिसीज ये भी हो जाता है, हृदरोग फिर से हो गया, कैंसर फिर से हो गया वगैरह वगैरह। तो उनके बारे में भी हमें सोचना है कि ये व्याधियों का शिकार फिर से कैसे नहीं बनेंगे। तो इसमें ये स्पोर्ट्स वाले लोग आ जाएंगे, आईटी वाले लोग आ जाएंगे, हेक्टिक लाइफ शेड्यूल बीपीओ वाले जो है, बैंक कर्मचारी है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। दीज आर प्रोन टू डिसीजेस। अभी वो ऐसा समझते हैं कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी गलत फहमी है। तो हमें सच्चे ही ये नॉर्मल है या रोग होने की संभावना है, इसके बारे में सोचना है। और जिन्होंने इस प्रकार के जिनमें इस प्रकार के कारण है, उनको उन कारणों के बारे में सजग करना, उन कारणों से छुड़वाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड वगैरह वगैरह, और नियमित रूप से योग व्यायाम ये करते रहना वगैरह वगैरह, ये सब भी बातें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। तो सैनिकों के बारे में भी 35वें वर्ष में उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। और फिर अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, तो कोई जॉब मिल जाता है। नहीं तो ये सिक्योरिटी के जरिए काम करते रहते हैं इस प्रकार से, अगर ज्यादा पढ़ाई वगैरह न हो तो। लेकिन वहां पे अगर मद्यपान का व्यसन हो गया, तो उसको छोड़ना भी काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में एक अलग सीरीज बन सकती है, वह श्रृंखला, इसके ऑडियो श्रृंखला इस प्रकार की। मैं शायद ये निवेश आरोग्य में ये जो श्रृंखला चल रही है, अभी अभी आज 150वां भाग हुआ, एपिसोड हुआ। अभी तो मन के बारे में बात चल रही है, अभी आगे प्रज्ञा पर आएगा। और फिर बाकी चीजों को देखते रहेंगे। लेकिन इसमें एक पूरा हिस्सा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इसके बारे में हो सकता है। और विभिन्न ऑक्यूपेशंस, चाहे गृहिणी हो तो भी क्या करना है, इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और कौन से रोगों की संभावना है, कौन से कारण है, ये देखते हुए आगे क्या करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये दूसरा ग्रुप जो है, उसमें अगर हम रोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं, आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो भी अच्छी बात है। तो ये कार्डियक अरेस्ट काफी कॉमन है जिम करने वाले में, या फिर इस प्रकार के बहुत व्यायाम करने वाले में, ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो उसके बारे में सजग होना चाहिए, जरूर होगा। अतिव्यवाय भाराध्व कर्मभिश्चातिकर्षिताः क्रोधशोक भयायासैः क्रांता ये चापि कामानवाः मालवृद्ध प्रवाताश्च ये चोच्चैर्बहुभाषकाः ते वर्जयेयुर्व्यायामं शुद्धता स्पृशिताश्च। तो अतिव्यवाय भार अध्वकर्म, इससे कर्षित जो व्यक्ति है, क्रोध शोक भयायास ही क्रांता, तो इनसे क्रांत ये अच्छा भी मानवाहा। तो ये भी अजीब है थोड़ा सा। जो कर्षित व्यक्ति है, कृष्ण व्यक्ति इस प्रकार के हैं। ये दादा हर्डीकर ने एक अजीब
बात बताई थी कि क्रोध होना ये अगर बात है और व्यक्ति बलवान है तो वो क्रोध को सहन कर पाती है। कृष्ण व्यक्ति क्रोध को सहन नहीं कर पाता। उनका कहना है कि पतला जिसका तल हो इस प्रकार का बर्तन जल्दी तप्त हो जाता है और जिसका तल गाढ़ा है, घना है, वो जल्दी तप्त नहीं होता। तो उसी तरीके से ब्रूहित इस प्रकार की कोई व्यक्ति है तो उस पे क्रोध का उतना असर जल्दी नहीं होता जितना कि पुरुष व्यक्ति में होता। तो इनमें व्यायाम ज्यादा मात्रा में नहीं होना है इस प्रकार से। तो फिर उनके लिए क्या करे, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो योग का अभ्यास यही सबसे अहम इसमें रहेगा। अरे शीतली शीतकारी वगैरह इस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है व्यायाम के बारे में, ये सोचना पड़ेगा। बाल वृद्ध प्रवात में बात प्रकृत से है। प्रभात शब्द नहीं तो पर्यावरण के बारे में बताया जाता है कि ज्यादा वायु जहाँ पे चल रही है। ये चोच्चैर बहुभाषका और ऊंचे स्वर में बहुत सारा भाषण करने वाले, ये जो अनाउंसर वगैरह रहते हैं उनमें स्पीकर्स वगैरह रहते हैं, ज्यादा ऊंचे बोलने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन फिर भी बोलना तो ही पड़ता है, पड़ता ही है इस प्रकार से। और क्षुधित और तृषित इनको भी व्यायाम नहीं करना है। तो खाली पेट होना है। पहला अन्न जीर्ण हो गया है इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। फिर भी भूख लग गई है और व्यायाम कर रहे हैं, ये बराबर इस प्रकार की नहीं है। सिंगर्स के बारे में हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा देर तक इस प्रकार के और ऊंचे स्वर में गाते रहते हैं तो ये आपत्ति आ सकती है। भीमसेन जोशी के बारे में कहा जाता था कि वो 12-12 घंटे रियाज करते। तो 12 घंटे काफी बड़ी मात्रा में इस प्रकार का रियाज है। तो उनमें मद्यपान भी हेतु था, फिर भी काफी अच्छा आयुष उनको लाभा उनको प्राप्त हुआ। 90 से ऊपर होके वो चल बसे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ऐसे है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए व्यायाम करना है, नहीं करना है, कितना करना है, इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। प्राणायामाचा उल्लेख कुठे झाला नाहीये पण हम्म? प्राणायामाचा उल्लेख कुठे ये झाला आप नाहीये. यही नहीं है। वो वायुष्ठ निग्रह इसमें प्राणायाम का उल्लेख है। उचिता अहिता धीमान क्रमशो विरमेन नरः इतं क्रमेण सेवेत कर्मश्चात्रोपदिश्यते। क्षुधित व्यायाम वर्ज, किंतु अभ्यंगानंतर व्यायाम असा क्रम आहे व वाग्भटानुसार अभ्यंग क्षुत प्रचिती असताना करावा। इसमें ऐसा है, क्षुधित है तो अभ्यंग करना है और अभ्यंग से जो स्नेह अंदर जाता है उसका पचन भ्राचक अग्नि करने लगता है। तो अग्नि के लिए कुछ काम रहता है। और फिर उसमें अगर व्यायाम करेंगे तो ठीक रहेगा। कुमार गंधर्व राजयक्ष्मा होने पर भी गायन करते थे, फिर भी कुछ नहीं। ये इंडिविजुअल के बारे में बताना काफी मुश्किल है। पूरी हिस्ट्री जब पता चलेगी तो उसके बारे में क्या आणि त्यांचं तर एक लग्न काढणं होणार. हाँ, एक लंग निकाला गया था उनका। तो फिर भी बहुत अच्छे गायक रहे, इसमें संदेह की बात नहीं।
तो जिसका सात्म्य हो गया है अहितका उसको क्रमशः कर्मशो विरमेन नरः, क्रमशः उससे दूर होना जरूरी है। हितं क्रमेण सेवेत, और हित का सेवन क्रम से करना। ये वाग्भट में गर्दे ने भाषांतर में या तलटिप दी है इसके बारे में कैसे करना है कि मुझे 4 मिर्ची रोज खाने की आदत है, 4 मिर्च इस प्रकार से। अब वो छोड़कर मुझे कुछ और लेना है इस प्रकार से। तो उसको कैसे कम करे, और फिर प्रक्षेपापचयेताभ्याम कर्म पादांशको भवेत्। तो एक चतुर्थांश हिस्सा कम करना है और चतुर्थांश हिस्सा हित का बढ़ाना है। तो उसके बजाय अदरक लेना है, अगर मिर्च मिर्च के बजाय अदरक लेना है इस प्रकार से। बाद में अदरक को भी छोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से। एकांतरम ततश्चोर्ध्वं जंतरम त्वंतरम तथा। तो एकांतर इस प्रकार से करना है ये। कि एक दिन चौथा हिस्सा कम करना, एक दिन पूरा हिस्सा लेना, इस प्रकार से हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए करे। फिर द्व्यंतर करे। 2 दिन अभी जो कम किया है उसी से आरंभ करे, उसका चौथा हिस्सा वगैरह इस प्रकार से कर सकते हैं। उन्होंने वाग्भट में पूरा क्रम लिखा है, और टीकाओं में भी क्रम के बारे में काफी बहस की गई है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 16 दिन का ही है वास्तव। लेकिन अभी स्टीरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट्स है, एनर्जेटिक डिपेंडेंट पेशेंट है। तो उसमें भी मैं अभी जो बताता हूँ वो अल्टरनेट डे हाफ डोज करने के लिए कहता हूँ। कि हर रोज 2 गोलियां ले रहे हैं, तो अल्टरनेट डे एक ही गोली लेने की। वो भी रात में लेने की, इस प्रकार से। फिर एक सिलसिला, ये सिलसिला महीने भर ऐसे ही चलाना। महीने भर के बाद 1 महीने के लिए एक ही गोली रोज, इस प्रकार से करने का। फिर 2 महीने के बाद अल्टरनेट डे हाफ गोली करने का, तो एक दिन एक गोली, एक दिन हाफ गोली, इस प्रकार से। ये 1 महीने तक चलाने का। और फिर आधी गोली ही 1 महीने तक चलानी। और बाद में आधी गोली 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ऐसा करके व्यंतरम त्यंतरम तथा इस प्रकार से करेंगे और वो छोड़ देंगे फिर तथा। तो मैं बताता था, लेकिन मुझे ये रेफरेंस पक्का याद नहीं था उस समय में। अभी ये रेफरेंस पढ़ लिया तो ज्यादा अच्छा होगा। व्यंतर त्यंतर तो मैं लोगों को बताता था इस प्रकार से, एकांतर तो बता ही रहे हैं इस प्रकार से। तो ये बहुत धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। चाहे स्टीरॉयड की बात हो, चाहे एनर्जेटिक की बात हो, चाहे थायराइड की गोली ले रहे हो, चाहे डायबिटीज की गोली ले रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान, अभी लोगों का ध्यान तो पूरा इन्वेस्टिगेशन की तरफ ही है। वो अपने को क्या महसूस हो रहा है नहीं देख रहे। थायराइड की लेवल कम हो गई या नॉर्मल हो गई या नहीं है। अगर नॉर्मल हो गई है तो इसके लिए तैयार होंगे, नहीं तो नहीं तैयार होंगे। शुगर अगर कंट्रोल हो गई है तो वही डायबिटीज के बारे में सोचेंगे, गोली कम करने के लिए या इंजेक्शन कम करने के लिए, इंसुलिन कम करने के लिए। लेकिन जिसकी आदत पड़ गई है उसको धीरे धीरे छोड़ना है, और हित जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना है। अभी सिगारेट वालों में मैं ये आयुर्वेदिक सिगरेट जो आती है बिना टोबैको की, वो बताता हूँ। और जैसा इन्होंने कहा है 4 सिगरेट रोज पी रहे हैं, तो 1 दिन 4, 1 दिन 3, इस प्रकार से शुरू में करने का। फिर 3 2 इस प्रकार से करने का, फिर 2 1 इस प्रकार से करने का, और फिर छोड़ देने का। तो इसमें धीरे धीरे ये सिगरेट कम करती जानी है। उसके साथ में ये निर्दोष वाली सिगरेट है, उतनी मात्रा में ले सकते हैं। नहीं तो वो जिससे उसको अच्छा लगे, जितनी मात्रा से उसको अच्छा लगे उतना ही रखे, उसको बढ़ाने की जरूरत है, इस प्रकार के नहीं है। तो ये सब करने से धीरे धीरे कम होता जाएगा। अ, केस के बारे में अनुभव बताया था एक। निवडक रुग्ण चिकित्सा करके एक किताब मराठी में पब्लिश थी, हमारे कॉलेज में थी।
तो इसमें भांग लेने की आदत पड़ गई थी। तो वैद्य ने कहा कि एक काम करो, जितनी भांग लेते हो एक बार वजन करवा लो इस प्रकार। उसकी गोली बना गोली बनाना, और फिर आज पहला दिन है, तो वो भांग घिसना साहन पर के ऊपर, पत्थर के ऊपर, और फिर वो जितना रहेगा उतना ही सेवन करना। दूसरे दिन 2 इस प्रकार से घिसना, तीसरे दिन 3, तीसरे चौथे दिन 4। तो हर रोज एक एक मात्रा बढ़ानी है, उसकी घिसने की मात्रा बढ़ानी है। वजन उतना ही लेना है हर रोज। तो धीरे धीरे मात्रा कम हो जाती है, और फिर रोगी मुक्त हो सकता है। उसका एंटीडोट अदरक है, तो अदरक की मात्रा बढ़ाते रहना इस पे, थोड़ी थोड़ी करके इस प्रकार से, तो उसके दुष्परिणाम जो है वो शांत होते. ॲस्पिरिन कमी करायचे असेल तर सेम मेथड करावे का? हो सकता है. पीटी आयएनआर करवा लो. अगर आयएनआर 1 से नीचे है, 1 से कम है, तो पहले उसकी चिकित्सा करनी है. विस्कोसिटी कम कैसे हो जाएगी इस प्रकार से. तो इसमें आम, कफ, मेद का संबंध रहता है, स्रोतरोध का संबंध रहता है. तो जीवन शैली को बदल देना, खाने पीने में बदलाव करना, और उस प्रकार की दवाइयाँ देना, आम पाचन वगैरह, कफदोष निवारण के लिए. एक बार आईएनआर 1 या उससे ज्यादा इस प्रकार का हो गया, तो अभी ये खून पतला है या नॉर्मल है इस प्रकार से, तो एस्पिरिन को कम कर सकते हैं. तो अगर 150 का डोज चल रहा है, तो एक दिन 150, एक दिन 75, ऐसा कर सकते हैं. ऐसा 1 महीने तक चलाना. फिर हर दिन सब 75, जैसे मैंने बताया उस प्रकार से, और फिर उसका आधा, एक दिन 75 ऐसे करके, फिर आधी ही चलाना, और बीच बीच में आईएनआर करते रहना. एक एक महीने के बाद. तो आईएनआर अगर मेंटेन होता है, तो विस्कोसिटी ठीक रहेगी, और एस्पिरिन की जरूरत नहीं रहेगी. ये ब्लाइंडली देते हैं एस्पिरिन एलोपैथी में, आईएनआर की भी टेस्ट नहीं करते हैं. हृदरोग है तो एस्पिरिन देना ही है, इस प्रकार से सोचते हैं. तो ये गलत बात. इसके लिए शायद एलोपैथी में कुछ रिसर्च होना जरूरी है, कि आईएनआर की वैल्यू और एस्पिरिन का डोज इस प्रकार से. तो फिर इस तरीके से अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो ये काफी बड़ा मामला है. व्यसनाधीनता ये काफी है अहित इस प्रकार का, और धीरे धीरे उससे मुक्त होना है. लेकिन धीरे धीरे अगर कर नहीं पाते हैं, तो तुरंत छोड़ देना ये बेटर ऑप्शन. जनरली कैंसर होने के बाद लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तंबाकू छोड़ देते हैं, अचानक छोड़ देते हैं इस प्रकार, और फिर भी उसके दुष्परिणाम नहीं होते हैं. क्योंकि मन की इच्छा प्रबल होती है कि नहीं, ये छोड़ना ही है इस प्रकार से. दबिगात्रिन भी बहुत यूज होता है, हो रहा है इस विस्कोसिटी. ये क्या है दबिगात्रिन, पता नहीं चल रहा. अल्कोहल छुड़वाने के लिए क्या दे सकते हैं? होम्योपैथी में कुछ दवा देते हैं, कुछ आयुर्वेद के वैद्य भी देते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है. मैंने खुद ज्यादा प्रयोग नहीं किया है इसके बारे में. तो पीटीआयनर कमी रचना अच्छा भी घातक, अच्छा की घातक. 1 तक होना चाहिए, 1.0, ज्यादा से ज्यादा 99.99 या 0.101, 1.01 हो गई, उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होना है. तो ये अगर इस प्रकार से मेंटेन होता है तो ठीक है. अगर ज्यादा है तो विस्कोसिटी कम है, और कम है तो विस्कोसिटी ज्यादा है.
इस प्रकार से सोचकर कारणों को टालना है और खास करके एस्पिरिन का डोज कम करना है अगर एक से ज्यादा है इस प्रकार से। उसमें भी अभी एक अजीब मुसीबत होती है कि कहीं क्लॉट बन गया हो खून की गांठ बन गई है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए ये खून पतला करने वाली दवाइयाँ दी जाती है। आईएनआर काफी बढ़ जाता है, उनको 2.5 से 3 तक मेंटेन करना है ऐसा बोलते हैं इस प्रकार। तो आईएनआर ज्यादा आ रहा है तो पहले ये एंटीकोएगुलेंट ड्रग जो है वो कम करनी है एस्पिरिन जैसे इस प्रकार से। रक्तपित्त के हेतु अगर है वो उनको टालना है और फिर उनकी चिकित्सा वास्तव में रक्तपित्त जैसी चिकित्सा करनी है। ये सभी बातें हम करेंगे तो ये ठीक हो सकते हैं, आईएनआर नॉर्मल आने लगता है इस प्रकार से। तो जहाँ क्लॉट है रक्त में वहां मुसीबत वाली बात हो सकती है इस प्रकार से। और वो क्लॉट अचानक डिसॉल्व हो गई तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, कम आकार हो गई और हृदय में चली गई, ब्रेन में चली गई तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके बारे में थोड़ा सजग रहे कि चिकित्सा रक्त प्रसारण चिकित्सा ही प्रधान रहेगी वहां पे। मैं इसके बारे में प्रसारणी तेल का प्रयोग ज्यादा करता हूँ। अभी कुछ लोग इंटीग्रेटेड विचार से हृदय में जलों का उच्चारण करते हैं। हृदय में अगर इस प्रकार क्लॉट है तो जलों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि जलोका के खून में एक हिरुडिन नाम का अ, द्रव्य है, एंजाइम है, वो खून को पतला रखता है। वो उसके लिए परमेश्वर ने दिया है कि उसको अच्छे तरीके से खून वो पी सके इसके लिए। और जलों का उच्चारण अगर बहुत ज्यादा करते हैं तो भी इस प्रकार की नौबत आ सकती है कि खून एकदम पतला हो जाता है और फिर मुसीबत आ सकती है। योगो जोशी ने एक अनुभव बताया था, ताराचंद में लिया था। कोई मरीज था कुष्ठ का, विचर्ची का इस प्रकार का, 20-20 जलों का हर रोज इस प्रकार से 4 दिन लगाए ताराचंद में। और चौथे दिन रक्तस्राव होने लगा, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रेशर बैंडेज दिया, हल्दी डाली, लोदर डाला वगैरह सब कुछ किया। फिर राबू गुप्ते सर को फोन किया योगो जोशी ने। उन्होंने कहा कि विटामिन के का इंजेक्शन दे दो और विटामिन के का इंजेक्शन देने के बाद वो रक्तस्राव रुक गया इस प्रकार से। तो ये भी एक अजीब अनुभव है। दोनों एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे। योगो जोशी सर भी एलोपैथी करते थे, राबो गुप्ते सर भी केवल आयुर्वेद करते थे, ऐसे नहीं थे, एलोपैथी भी करते थे इस प्रकार से। तो सर्जन थे इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये भी ज्ञान होना जरूरी है कि इस प्रकार से अगर ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है तो कैसे करेंगे। रक्त प्रदर में भी ये समस्या काफी बड़ी होती है, लेकिन वहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस या फाइब्रॉइड से नाता पाया जाता है और उसकी भली भांति ट्रीटमेंट करनी है इस प्रकार की स्थिति। हिमोलिटिक एनीमिया ये भी दिखाई देता है, तो उसमें भी इस प्रकार की बहुत ब्लीडिंग होती रहती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, विभिन्न विभिन्न निदान है इसके बारे में और विभिन्न तरीके से चिकित्सा करनी पड़ती है। लेकिन आईएनआर ये एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। डॉक्टर सुझाव नहीं देते, मैं सुझाव देता रहता हूँ। और फिर उसको देखकर या एंटीकोएगुलेंट का डोज कम करना बंद कर देना, ये करता हूँ इस प्रकार से। वो तो शकृत सक्षोदरक मृत्युते रखते लिया था, ये कमल नाल का क्षार भी ग्रथित रक्त में उल्लेख है सही। उसका प्रयोग करते हैं क्योंकि कमल नाल क्षार वैसे भी उपलब्ध है। अब ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में ये काफी देखा गया। और फिर हिमोप्टिसिस है तो उस अवस्था में लाक्षा का प्रयोग ज्यादा किया गया और उसके साथ में कमलनाल क्षार का प्रयोग किया गया था। प्राण काल में इस प्रकार के दवाइयाँ कुष्मांड
रसायन के साथ, इस प्रकार की मैंने दी है और काफ़ी लोगों में उसका फ़ायदा हुआ है। तो सक्षौद्रम ग्रथिते रक्ते लिहात पारावतम शकृत क्षारम व उत्पलनालजम, इस प्रकार का कर सकते हैं। फाइब्रॉइड को विदाउट सर्जरी कैसे मैनेज करें? अभी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। अभी तो रसपाचक मेधक पाचक देते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, उसमें काफी थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि रसायन चिकित्सा होनी जरूरी है। ये मेद था तो अच्छा निर्माण नहीं हो रहा। जो रसरक्त मांस मेद इस प्रकार की श्रृंखला में मेद का निर्माण अगर अच्छा नहीं हो रहा है, इसमें शायद आज के जो स्नेह है जो अच्छे नहीं है, रिफाइंड तेल खास करके, तली हुई चीजें, इनका सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। जो तेल खाने हैं वो केवल फिल्टर्ड और नेचुरल इस प्रकार के ही होने हैं। मैं तो मूंगफली का तेल बताता हूँ सभी के, हम घर पे भी वही प्रयोग करते हैं। और फिर मानसिक भाव भी इसमें इसके पीछे है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसके साथ जुड़ा है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसके बारे में अलग सोचना पड़ेगा। विटामिन के बारे में तो मैंने नहीं सोचा है, ये रेयर है इस प्रकार का। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब पूरा विश्वास विटामिन पर था और प्रैक्टिस विटामिन की। आज से करीबन 60-70 बरस पहले, जबकि एंटीबायोटिक शुरू नहीं हुई थी, जबकि बाकी एनर्जेटिक वगैरह का उतना जोर नहीं था, तो एक रिसर्च आया है जिसमें हरिद्राखंड तथा कांचनार गुग्गुल का प्रयोग है, डॉक्टर कामिनी दीमन। अच्छी बात है, अगर इस प्रकार से कुछ सामने आ रहे हैं तो उसके बारे में सोचेंगे। तो हम बचपन में पढ़ते आए हैं कि विटामिन सी नहीं है तो स्कर्वी रोग होता है, डी नहीं है तो रिकेट्स होते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार। आगे न जाने कहाँ गए, सब नॉलेज चला गया। और रिकेट्स के पेशेंट अगर मिलते हैं तो हम विटामिन डी की एम्प्यूल्स देते थे, विटामिन डी की कमी क्यों है ये नहीं देखते। इसमें दो मुद्दे हो सकते हैं, एक एफिशिएंट इस प्रकार का खाना है उसमें, या फिर एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा। एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ तो ये जनरल फिजिशियन की इसमें आता है। और अगर खाने में ही कमी है तो शायद हम डाइटिशियन की बात कर सकते हैं, इसमें खाना कैसे अच्छा बने बता। लेकिन मूल रूप से कारणों को ढूंढकर उसकी चिकित्सा करवाना। मैंने एक यहाँ पुणे में लीला गोखले करके एक एलोपैथी के डॉक्टर, एमबीबीएस, काफी उम्र ज्यादा है, अभी मालूम नहीं जिंदा है नहीं है, लेकिन 100 से ऊपर अभी ऊपर उम्र है। तो इनको डिस्मेनोरिया की तकलीफ थी जब वो एमबीबीएस कर रहे थे 1937 साल में। तो उस जमाने के जो एलोपैथी के डॉक्टर थे, उन्होंने उसको कुछ पुड़िया दी थी। अब एक अजीब बात है कि उस समय में एलोपैथी के डॉक्टर भी पुड़िया देते थे वैद्यों के जैसे। और उसको कहा था कि ये चावल में मिलाकर पूड़ी खानी है। तो उसको पहले ही महीने में रिलीफ हो गया, जिस महीने में बिल्कुल कम हो गया इस प्रकार। तो फिर उसने पूछा ये क्या था, मैं मुझे क्या दिया था इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि ये चावल का हस्क है, उसका जो ऊपरी आवरण है वो है, और इसमें विटामिन बी 1 होता है, जो डिस्मेनोरिया में काफी अच्छी मात्रा में प्रयोग में आता है। अब लीला गोखले खुद जब प्रैक्टिशनर बनी तो उसके पास बहुत सारी आवृत्तें आती थी, तो उसमें काफी लोगों में उन्होंने विटामिन बी 1 का प्रयोग किया। ग्लैक्सो की गोली आती थी उस समय विटामिन बी 1। बाद में ग्लैक्सो ने उसका उत्पादन बंद कर दिया। अब बी कॉम्प्लेक्स में बी 1 थोड़ा सा होता है, वो देना आरंभ इस प्रकार का हो गया। फिर उन्होंने एक लैंसेट में पेपर भेजा, 30
औरतों पर काम करके। लैंसेट ने रिजेक्ट किया कि ये 30 व्यक्ति का काफी नहीं है, आपको ज्यादा लोगों पर काम करना चाहिए। तो इसमें फिर 500 छात्रों पर काम किया है, कर्वे नगर में ही किया, कर्वे शिक्षण संस्थान। फिर वो भेज दिया। फिर लैंसेट ने स्टैंड लिया कि ये तो औषध नहीं है, विटामिन B1 ये इस प्रकार का, और रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये अजीब बात है। विटामिन को एक तरीके से औषध माना जाता था, और उसका प्रोडक्शन होता था रेगुलर रूप से, और वो दवाइयाँ बेची जाती थी। अब डिस्मेनोरिया के लिए केवल एनाल्जेसिक देना, इतना ही एलोपैथी करती है। मैंने संगमनेरकर का व्याख्यान सुना था। और उन्होंने कहा बस और कुछ नहीं करना है, एनाल्जेसिक देना है। अगर कोई एनालिसिस पहले से ले रहा है तो ब्रांड बदल के दे दो, बाकी कुछ नहीं करना है इस प्रकार से। थायमिन होगा शायद। मुझे याद नहीं है विटामिन B1 क्या है इस प्रकार। तो इस प्रकार से एनाल्जेसिक का प्रचलन लाना और B1 को छोड़ देना, यह अशास्त्रीयता है। अगर मालूम है कि B1 इसकी दवा है तो उसी को आगे बढ़ाना है ना, या फिर ये जो हैंड पाउंड राइस है, हाथ सड़ीता तांदूळ, उसका ही प्रयोग करना है, उसमें हस्त जल नहीं जाता। जब हम राइस मिल में राइस को पिसवाते हैं तो फिर उसका हस्त जल जाता है, ये आवरण जो है वो, और विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। तो मूल रूप से जैसे परंपरा से चलता आ रहा था हैंड पाउंड राइस, इसी प्रकार का करना चाहिए था। नहीं तो कम से कम विटामिन B1 देना चाहिए था। दोनों बातें चली गई। और एलोपैथी में केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ ही देना है, ठीक करना ही नहीं है। क्योंकि B1 लेकर वो अगर ठीक हो गई औरत, तक एलोपैथी आगे क्या करेगी, फार्मेसी क्या करेगी। अभी D3 B12 की डिफिशियंसी है, उसको मूल रूप से सुधारने की कोई बात नहीं करता, चिंता नहीं करता। बस गोलियां ले लो, इंजेक्शन ले लो, आप ठीक हो रहे, ठीक रहोगे इस प्रकार। बार बार परीक्षण करते रहो, कम हो तो फिर से ले लो इस प्रकार। तो ये मूल तक जब तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक ये सिलसिला ऐसा ही चलेगा, और एलोपैथी से कुछ करने वाली नहीं है। तो उसके नेचुरल रिसोर्सेस ढूंढना, B12 के बारे में देसी गाय का दूध, यही एक सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए। वो 300 ml कम से कम लेना है प्रतिदिन इस प्रकार। अभी ये कुछ बादाम वगैरह बातों में कहते हैं कि उसके बाद उसमें भी विटामिन B12 है इस प्रकार से। D3 के लिए शायद धूप में जाएंगे, या जो गायें धूप में टहलती है उनके दूध और उसके प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे, ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मूल कारणों को समझो, मूल पर काम करो, सिम्टम्स पर काम मत करो जो एलोपैथी कर रही है इस प्रकार से। और इससे मूल रूप से बीमारी सुधर जाएगी। और वही अपेक्षित है। शीघ्रपत्र विटामिन D। ओके। तो इस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे, इनका पतंजलि का जो है उसमें शीघ्र है, विटामिन D की जो टैबलेट आती है D2 आती है उनकी, D3 नहीं है। फिर भी उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, ऐसा मैं भी प्रयोग करता हूँ, बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मूल रूप से चिकित्सा होना जरूरी है। और इस प्रकार से डिपेंडेंट लोग हो जाते हैं दवाइयों के ऊपर, उनके बारे में ये डिपेंडेंसी कैसे कम करेंगे, ये सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः संतो यान्ति अपुनर्भावम् अप्रकम्प्या भवन्ति। ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है।
कि क्रम से अगर दोष कम किए जाते हैं, अपचित हो जाते हैं और गुण क्रम से उपचित किए जाते हैं तो संतुयांति अपुनर्भावम, तो फिर से वो दोहराते नहीं है, डिसीजेज जो है वो दोहराते नहीं है। अप्रकम्प्या भवन्ति च, ये चलने वाले इस प्रकार के नहीं रहते हैं, स्थिर इस प्रकार के हो जाते हैं। तो क्रम से करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। विचार अपन आयुर्वेद नुसार कथा करा वही तो मैंने बताया ना अभी। तो उसके कारणों को ढूंढो, विटामिन डी की डिफिशियंसी किस वजह से आई है वो ढूंढो, वो कारण दूर करो और उसके मुताबिक चिकित्सा करो, ये कर सकते हैं अभी। विटामिन डी से क्या होता है वगैरह के बारे में अगर सोचना है तो वो अलगता से बात होगी। सभी विटामिन के बारे में, ए है B1 B12 वगैरह वगैरह सभी है, या फिर सी है, डी है, ई है वगैरह वगैरह। तो इनके प्राकृत मात्रा में होने से और उनकी वैसे आवश्यकता बहुत कम होती है, और दूसरी चीज उसका एसिमिलेशन अच्छा हो। ये परांस पे जो मेरे मित्र के पिता थे वो एक अच्छी बात बताते। एलोपैथी की दवा ले रहा है और अब आयुर्वेद की दवा शुरू करनी है। तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता आयुर्वेद की दवा से सब ठीक होगा इस प्रकार। तो पेशेंट बताते थे कि बाकी ठीक है, मैं बाकी छोड़ दूंगा, लेकिन विटामिन की गोली ले रहा हूँ, मल्टीविटामिन ले रहा हूँ या ऐसा कुछ, उसको छोड़ने की क्या आवश्यकता है, ये तो सेहत को अच्छे बनाने वाली इस प्रकार की। तो वो जिस तरीके से उसको समझाते थे ये एक अच्छा तरीका था। वो बोले तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। माता पिता भाई बहन वगैरह इस प्रकार। सभी के लिए खाना एक ही बनता है? हाँ, एक ही बनता है। बाकी सभी भी वही खाना खा रहे हैं और उनको विटामिन डिफिशियंसी हो नहीं रही। तुम्हारे बारे में बताया गया है कि विटामिन डिफिशियंसी है, इसलिए तुम्हें सप्लीमेंट्स बाहर से लेना है। तो थोड़ा सोचने लगता है कि क्या चल रहा है इस प्रकार से। और फिर खाने में कुछ गड़बड़ नहीं है क्योंकि बाकी सभी को मिल रहा है। और तुम्हें पर्याप्त मात्रा उसकी हो नहीं रही, तो इसका मतलब तुम्हारा एसिमिलेशन अच्छा नहीं। तुम्हारे खाने में तो है, लेकिन तुम पचा नहीं पा रहे हो उसको। तो हम तुम्हारा अग्नि इस प्रकार से बढ़ा देंगे कि वो उसको पचन करेगा, तो वही खाना खा के तुम्हें भी विटामिन मिल जाएंगे जो बाकी लोग खा रहे हैं इस प्रकार से। तो वो मान जाता है और फिर विटामिन लेना नहीं है इस प्रकार से समझ लेता है। तो ये तरीका अच्छा है इस प्रकार से। तो किसी ना किसी तरीके से लोग जिस प्रकार के प्रकार से समझे। हाँ, हाइपर विटामिनोसिस भी सारी डिसीज हो रही है। तो लोग विटामिन B12 लेते ही रहते हैं, D3 लेते ही रहते हैं। और वो टॉक्सिक लेवल पर पहुंच जाता है। विटामिन डी 35 या 50 तक ठीक है, आगे बढ़ता है तो टॉक्सिक हो जाता है, 100 से ऊपर तो बिल्कुल टॉक्सिक हो जाता है। B12 भी 2000 से ऊपर चला जाता है तो बिल्कुल टॉक्सिक है इस प्रकार। तो उनका लगता है कि ये क्या अच्छे ही है, ज्यादा खाएंगे तो कुछ तकलीफ नहीं है। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हम नेचुरल खाना नहीं खा रहे हैं, हम गोलियां खा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि गोलियों से तुरंत ये केमिकल्स है बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है इस प्रकार। उसमें नेचुरल सप्लीमेंट लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन सीधा इस प्रकार के केमिकल्स ही लेंगे तो ये हाइपर विटामिनोसिस काफी कॉमन इस प्रकार का है। अगर परीक्षण किया जाता है तो पता चलता है, ना तो ये पता भी नहीं चलता इस प्रकार। तो नैसर्गिक खाना खाए, हमारे हिसाब में फलों का सेवन अच्छा है। विटामिन ज्यादातर मिलते हैं वो फलों से मिलते हैं, दूध से मिलते हैं। अलग अलग लेना है, और भोजन करने से पूर्व फल खाने की आदत होनी चाहिए। अभी दिक्कत ये है कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स कम मिलते हैं, और सभी समाज के लिए तो है नहीं इस प्रकार से।
और जो हमारे सीजन के हमारे देश में उत्पन्न होने वाले फल है उनका सेवन करें, तो ये विटामिन की चिंता नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि नैसर्गिक खाद्य मिले और इसमें फल हर रोज खाए। इस प्रकार से हमारे बचपन में हमने फल कभी खाए नहीं। पिताजी की आमदनी बहुत कम थी। बहुत सारे लोग निर्भर थे, तो फल का सेवन हुआ ही नहीं। फल आते ही नहीं घर पे। ज्यादा से ज्यादा केला आता था, क्योंकि वही सबसे सस्ता है इस प्रकार से। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, हम फल खरीद सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मिलते हैं तो खरीदते हैं, लेकिन वो खाने की आदत नहीं है। ये दिमाग में आना चाहिए ना कि मुझे अब फल खाना है इस प्रकार से। फलान यादव समझते या दाढ़ी दीनी बुद्धिमान, दाढ़िम वगैरह जैसे फल ये भोजन के पूर्व सेवन करने हैं या दो भोजन के बीच में सेवन करने हैं इस प्रकार। डायबिटिक पेशेंट में फ्रूट्स कौन से लेने चाहिए, ये काफी बहस होती रहती है। एक मुद्दा इसमें अहम है कि फ्रुक्टोज जो है वो हानिकारक नहीं है। इसलिए जो उचित इस प्रकार का फल हो, अजीर्ण नहीं होना चाहिए। फल कच्चे होते हैं, गुरु होते हैं थोड़े से। तो अजीर्ण नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सजग होना चाहिए। और अलगता से खाए। तो फिर उससे दिक्कत नहीं आएगी। एक कहना ऐसा है कि अभी का डायबिटीज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इंसुलिन शरीर में तैयार होता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। और कुछ डॉक्टरों का कहना है या वैद्यों का कहना है कि इस प्रकार से फल खाने से ये ऑब्स्ट्रक्शन दूर होता है, इंसुलिन बहने लगता है, तो डायबिटीज कंट्रोल होता है। आज ही एक वीडियो आया है, मैंने देखा नहीं, कि आम खाकर डायबिटीज को कंट्रोल करो। मेरे साले ने ही भेजा है इस प्रकार से। वो तो साइंटिस्ट है। तो इस प्रकार से आम खाने से डायबिटीज पर कंट्रोल होगा, ये कैसी बात होगी? जो इस प्रकार से ऑब्स्ट्रक्टेड इंसुलिन है, जो अभी टाइप 2 डायबिटीज में कॉमन है इस प्रकार से, वो ऑब्स्ट्रक्शन अगर दूर हो जाता है, फल के जरिए इंसुलिन उतर आता है, तो फिर फ्लो शुरू हो जाता है। फ्लो शुरू हो जाता है, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। इस प्रकार की उसके कुछ पीछे थ्योरी है। तो मैं समझता हूँ कि सभी बातों को भली भांति ध्यान से देखो, सुनो। इंटीग्रेटेड करना है तो भी सोच समझ कर करो। और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ो। ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कल मैं कोकण जा रहा हूँ, मैं वहां से कोशिश करूंगा। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगा। लेकिन इस बार सुबह का ये वाचन जो है चालू रखेंगे। अगर नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है तो मैं बता दूंगा, नहीं तो हम करेंगे हर रोज इस प्रकार। तो आज यहीं पे रुकते हैं। सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। डायबिटीज पेशंटला काही लाखांनी लक्षणे नसतात तेव्हा चिकित्सा विचार। ये अलग ही बात है। हमारा डायग्नोसिस क्या है, ये देखकर उसका उसकी चिकित्सा करनी है। तो ये बात अच्छी तरीके से रहेगी।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।